हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है मालदीव्स के ऊपर। मालदीव्स के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बार बार लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें उन सभी कमेंट्स का मैं अलग से बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को जवाब दूं। तो आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है। अगर आप लोग मालदीव्स जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, और आई प्रॉमिस कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल था वो ये था कि पानी के अंदर शार्क तो नहीं होती हैं, और शार्क अगर होती हैं तो वो किसी को नुकसान तो नहीं करेंगी, हमको खा तो नहीं जाएंगी, और हमें तैरना नहीं आता है तो हम स्नॉर्कलिंग कैसे करेंगे, स्कूबा डाइविंग कैसे करेंगे, और अगर साथ में बच्चा होगा तो हम स्नॉर्कलिंग कैसे कर सकते हैं। ये सब कॉमन क्वेश्चंस थे जो अंडर वाटर डाइविंग से रिलेटेड थे। तो गाइस, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो भी शार्क से रिलेटेड आपका जो डर है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि जिस एरिया में ये लोग डाइविंग कराते हैं उस एरिया में वो वाली शार्क्स नहीं होती हैं जो इंसान को खतरा करती हैं। हाँ, नर्स शार्क के एरिया में ज़रूर लेके जाते हैं ये, उसका अलग से एक एक्सकर्जन टूर होता है। वो वाली शार्क जो होती है वो इंसान को खतरा नहीं पहुँचाती है। तो जितने भी हमारे टूर्स होते हैं, जितने भी हमारे डाइविंग पॉइंट्स होते हैं, वो सभी बिल्कुल सेफ़ होते हैं। वो उस जोन से बिल्कुल अलग होते हैं जिसमें वो हार्मफुल वाली शार्क्स पाई जाती है। दूसरा सवाल ये था फॉर नॉन स्विमर्स। नॉन स्विमर्स भी स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। हम लोग भी नॉन स्विमर्स हैं और हमने भी स्नॉर्कलिंग करी थी, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको एक लाइफ जैकेट दी जाती है। आप स्नॉर्कलिंग के टाइम पे पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तो डूबने का कोई चांस नहीं होता, साथ में आपके बंदा भी होता है। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिसको स्विमिंग आती है वो स्नॉर्कलिंग को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकता है, लेकिन नॉन स्विमर्स भी स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। अब रही बात एक और कि अगर आपके साथ बच्चा हो तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आप कपल हो, आप दोनों को साथ में फ़ोटो खिंचाने हैं और बच्चे को आप पानी में लेके जा नहीं सकते, खासतौर से अगर छोटा बच्चा हो तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। हमारा भी छोटा बच्चा था उस टाइम पे, वो 3 साल से छोटा था, 2.5 साल के करीब उसकी एज थी। तो हमने क्या किया था कि अपने बच्चे को समझा दिया था कि आपको पानी के अंदर नहीं आना है, आप अभी बोट में रह के आप मम्मा पापा का वेट करना। और हमने जो बोट का ड्राइवर था उसको भी समझा दिया था कि हमारे बच्चे का ध्यान रखें, और हमने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया था, उसमें गेम्स वगैरह उसको लगा के दे दी थी। तो ऐसे हमने उस सिचुएशन को टैकल किया था, और ये बहुत कम टाइम के लिए हमने ऐसा किया था। बाकी टाइम हम लोग 1 बाय 1 पानी में उतरे थे। तो आप लोग भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे को स्विमिंग आती है, बड़ा है, तो आप उसके साथ भी स्विमिंग कर सकते हैं। एक सजेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा आपको कि आप अपनी स्नॉर्कलिंग किट अगर साथ में लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आप उसको वहाँ पे स्विमिंग पूल में या फिर अपने ही किसी नज़दीकी बीच पे ट्राई कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा, जब आप फाइनल स्नॉर्कलिंग करेंगे ओशियन के बीच में, तो आपको वो ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होगी। उस समय पे आपको वो लर्निंग वाली चीज़ नहीं आएगी। तो ये हमारा एक छोटे से टिप है इस चीज़ के लिए। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि लैंग्वेज का क्या इशू, लैंग्वेज वहाँ पे कौन सी बोली जाती है। कुछ मेरे भाइयों ने पूछा था कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं सब लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो यार आनी चाहिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ऑल्दो वहाँ पे बंदे जो हैं वो हिंदी जानते हैं कुछ लोग, क्योंकि बांग्लादेशी लोग वहाँ पे बहुत थे, और कन्नड़ा तमिल ये सब भाषा बोलने वाले थे। तो कुछ लोग हिंदी थोड़ी बहुत जानते भी थे, लेकिन इंग्लिश सब लोग जानते थे। तो इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी है। तो ये लैंग्वेज वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी ना आए, थोड़ी बहुत भी आए चलेगा। तीसरा पॉइंट था गाइज फूड के रिलेटेड। जो हमारे वेजिटेरियन भाई हैं, हम भी वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन भाइयों के लिए फूड ऑप्शंस वहाँ पे हैं कि नहीं है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, वेजिटेरियन ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन ये 70% अगर आपके नॉन वेज के ऑप्शन है तो 30% आपके वेजिटेरियन के ऑप्शन हैं। और वो भी आप वो टेस्ट एक्सपेक्ट मत करना जो आपको दिल्ली में और हमारे यहाँ पे पंजाब में जो टेस्ट होता है खाने का, ऐसा टेस्ट आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको वहाँ पे वेजिटेरियन फूड में मिलेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने साथ रेडी टू कुक आइटम लेके चलें, जैसे मैगी और कप नूडल्स और पोहा, इस टाइप के आप आइटम्स, बिस्किट, नमकीन, ये सब आप लेके वहाँ पे जा सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी 3-4 दिन का आपका टूर होगा, उस 3-4 दिन में आपको थोड़ा सा खाने को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो। चौथा पॉइंट था करेंसी का। तो कुछ भाइयों ने पूछा था कि करेंसी कैसे चेंज होगी, कहाँ से चेंज होगी।
तो जो जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं उनको पता है करेंसी कैसे चेंज होती है। बाकी जो लोग नहीं जाते उनको बता देता हूँ कि करेंसी चेंज करने के कई सारे मेथड्स हैं। कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो आपको कुछ पैसा लेके करेंसी चेंज करके दे देती हैं, आप वहाँ से भी चेंज करा सकते हैं। आपके बैंक्स होते हैं जितने भी, उनमें भी करेंसी चेंज हो जाती है, और आप एयरपोर्ट पे भी करेंसी चेंज करा सकते हैं। आप एक बार कंपेयर कर लेना कि आपको एक्सचेंज में जो आपको पैसा देना पड़ रहा है वो सबसे कम कहाँ देना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी करेंसी चेंज करा सकते हैं। मालदीव्स की करेंसी है मोल्दीवियन रुपया, और जो 4.5 इंडियन रुपये के बराबर होती है। पर वहाँ पर आप अगर यूएस डॉलर भी लेके चले जाएंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली सभी जगह पर यूएस डॉलर्स एक्सेप्ट हो जाता है। पर हाँ, अगर आप यूएस डॉलर देते हैं तो उसके बदले में आपको मालदीव रुपया मिल सकता है एज ए चेंज, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो आप यूएस डॉलर लेके जा सकते हैं, बट मालदीव रुपया आपको वहाँ से एक्सचेंज में मिल जाएगा। पाँचवा सबसे बड़ा पॉइंट था गाइज कि प्राइवेट आइलैंड या फिर पब्लिक आइलैंड। प्राइवेट आइलैंड क्या है, पब्लिक आइलैंड क्या है, कहाँ पे कितना खर्चा आएगा, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए, मैं उसका थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, आपके टूर दो तरह के होते हैं। एक आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल टूर करना चाहते हैं, या आप थोड़ा लग्जूरियस टूर करना चाहते हैं। अगर आप लग्जूरियस टूर करना चाहते हैं तो एक प्राइवेट आइलैंड को ही चूज़ करें। प्राइवेट आइलैंड में आप एक वाटर विला बुक कीजिए और उसमें 3 से 4 रात का एक अपना पैकेज लीजिए। ध्यान रखना कि उस पैकेज में सब कुछ इंक्लूसिव हो, यूर 3 टाइम्स मील्स, यूर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और हो सके तो फ्लाइट चार्जेस। अगर आपने फ़्लाइट पहले बुक कर दी है तो ये बाकी चीज़ें आप करवा लेंगे। उसमें जो वो वाटर की एक्टिविटीज़ कराते हैं, लाइक डॉल्फिन व्यू पॉइंट या फिर स्नॉर्कलिंग के जो पॉइंट्स करते हैं, वो भी आप उसमें ऐड करा लेना, क्योंकि अगर आप बाद में सेपरेट करते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो जब भी आप किसी वाटर विला का पैकेज लें तो उसमें सब चीज़ें इंक्लूड करा लें। दूसरा ऑप्शन है जो इकोनॉमिकल वाला, उसमें आप किसी पब्लिक आइलैंड पे कोई होटल या फिर कोई गेस्ट हाउस कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। उसमें आप सेम पानी का, क्योंकि पानी सेम होता है वहाँ पे भी, क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, उस बीच पे आप मालदीव्स का एंजॉय कर सकते हैं। बट आप उसमें वाटर विला नहीं जा पाएंगे। वाटर विला अगर आपको जाना है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक दिन आप किसी वाटर विला में गुजार लें, बाकी दिन आप किसी पब्लिक बीच पे गुजार लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और पैसा बच जाए तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक दिन का किसी वाटर विला का डे टूर कर लें। तो 3 ऑप्शन हो गए आपके पास। एक तो हो गया लग्जूरियस वाला, जिसमें आप पूरा ही पैकेज बुक कर लें किसी प्राइवेट आइलैंड पे। दूसरा हो गया जिसमें आप प्राइवेट आइलैंड प्लस पब्लिक आइलैंड, प्राइवेट आइलैंड पे 1 रात, बाकी 2 या 3 रात किसी पब्लिक आइलैंड पे। तीसरा ऑप्शन हो गया पब्लिक आइलैंड पे ही रहे और एक दिन का आपने टूर कर लिया किसी प्राइवेट आइलैंड पे, जिसमें आपको ये किसी वाटर विला में लेके जाते हैं, उस वाटर विला में घुमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पूरा दिन वहाँ पे रखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक वाटर विला का भी आपका विजिट हो जाता है। इसमें आपका ट्रांसफ़र चार्ज भी उसी में इंक्लूड होता है। तो ये है तरीका प्राइवेट आइलैंड और पब्लिक आइलैंड्स को घूमने का। इससे अगला पॉइंट है गाइज एक्सकर्जन का। एक्सकर्जन कैसे करें, एक्सकर्जन क्या होते हैं? तो गाइज मैं आपको बता दूं, एक्सकर्जन मीन्स जो भी आपके ये टूर्स कराते हैं, टूर्स फॉर एग्जांपल आपको किसी नए आइलैंड पे लेके जाते हैं, आपको स्नॉर्कलिंग कराते हैं, और कुछ नाइट टूर्स भी होते हैं जिसमें कि आपका स्पीड बोट चलती हैं रात में, वहाँ पार्टी होती हैं। तो कुछ अलग अलग टाइप के अपना ये एक्सकर्जन होते हैं। किसी में आपको वेल शार्क दिखाई जाती है, किसी में आपको डॉल्फिन दिखाई जाती है, किसी में टर्टल दिखाई जाती है। तो ये $35 से $100 एंड अबव तक ये एक्सकर्जन होते हैं पर पर्सन। तो ये एक्सकर्जन आपको, अगर आप माफुशी आइलैंड पे जाएंगे तो आपको जगह जगह पे एक्सकर्जन के पैकेजेस दिखाने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर यही एक्सकर्जन आप प्राइवेट आइलैंड पे करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे, बट थोड़ा पैसे में फ़र्क होगा, थोड़ा सा ये आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये होता है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन आपको पब्लिक आइलैंड पे बहुत अच्छे पैसों में मिल जाएगा और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। गाइज लास्ट पॉइंट है आपका फेरी का, ट्रांसफ़र चार्जेस और किस तरह से आपको गवर्नमेंट फेरी और स्पीड बोट में क्या डिफरेंस है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, जो आपकी गवर्नमेंट फेरी है, जो वहाँ की पब्लिक फेरी है, जिसका चार्ज है सिर्फ $2 पर पर्सन, वो आपको मिलेगी सिर्फ पब्लिक आइलैंड्स के लिए, एयरपोर्ट टू पब्लिक आइलैंड। तो अगर आप पब्लिक आइलैंड पे जा रहे हैं तो ज़रूर इनको ही यूज़ करें, आपका बहुत पैसा इससे बच जाएगा। अगर लेकिन आप किसी प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हैं तो आपको उन्हीं की प्राइवेट स्पीड बोट करनी पड़ेगी, जिसका चार्ज होता है $100 से लेके। अगर आपका रिसोर्ट ज़्यादा दूर है एयरपोर्ट से तो वो 100 से 150 भी हो सकता है, $200 भी हो सकता है। और अगर ज़्यादा दूर है और भी तो वो सी प्लेन का ऑप्शन आता है, उसमें सी प्लेन आपका थोड़ा और महंगा पड़ता है। बट ये बात अलग है कि सी प्लेन का एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर आप सी प्लेन में जाना चाहते हैं, पैसा आपके लिए कोई इशू नहीं है, तो आप सी प्लेन को भी ट्राई कर सकते हैं।
बट आई विल सजेस्ट कि आप अपना जो होटल लें वो एयरपोर्ट से थोड़ा नज़दीक लें, ताकि आपका ये ट्रांसफ़र चार्जेस बच जाएँ अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे अपना प्लान कर रहे हैं तो। पब्लिक आइलैंड पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फेरी को ही यूज़ करें। गवर्नमेंट फेरी की टाइमिंग्स होती हैं, मॉर्निंग में चलती है माफुशी आइलैंड से एयरपोर्ट के लिए, और 3 बजे के बाद ये चलती है एयरपोर्ट से माफुशी के लिए। तो उस टाइमिंग के हिसाब से ही अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग्स रखें और अपने चेक इन चेकआउट का टाइमिंग रखें, तो इस तरीके से आप अपने ट्रांसफ़र चार्जेस को बचा सकते हैं। तो ये थे ओवरऑल वो पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। रूल रेगुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, पब्लिक आइलैंड्स पे आप बिकिनी नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, और अल्कोहल आपको नहीं मिलेगा। अपने साथ अल्कोहल भी कैरी करके मत जाना, क्योंकि वो कंट्री ऐसी है जहाँ पे अल्कोहल बैन है। बट प्राइवेट आइलैंड पे ये सब रूल्स वहाँ पे नहीं चलते। आप वहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाता है और आप वहाँ पे शॉर्ट्स और स्विम वेयर्स भी पहन सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी मेरी तरफ से मालदीव्स के टूर के लिए। अगर अभी भी कुछ छूट गया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।